हिमाचल में मानसून ने मचाई तबाही, 2 जगह फटा बादल, कई गाड़ियां बही, सड़कों को भी भारी नुकसान, 3 लोगों की गई जान। सीएम सुक्खू ने पंजाब हरियाणा को किया साफ, पहले बीबीएमबी का एरियर दो, फिर किशाऊ बांध पर की जाएगी बात। छात्राओं से छेड़खानी मामले में पच्छाद विधायक रीना कश्यप ने की सख्त कार्रवाई की मांग। झंडुता उपमंडल के बरड गांव में शराब का ठेका खोलने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने प्रदेश भर में किए कार्यक्रम। विधायक हंसराज ने आपातकाल को बताया काला धब्बा। जोगिंदरनगर के अलीशा कटोच ने कजाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल, गांव में खुशी की लहर। देवभूमि और वीर भूमि के रूप में प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश अब खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान कायम कर रहा है। प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज प्रदेश में 2 जगह बादल फटने से खूब तबाही हुई। कुल्लू के सैंज में बादल फटने से जीवा नाला उफान पर आ गया। वहीं मणिकर्ण घाटी में भी बादल फटने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बारिश होने के कारण नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार रैला गांव में 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बादल फटने से क्षेत्र की सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से कई वाहन जो है वो बहने की सूचना भी है। सैंज के जीवा नाला में बादल फटने से एनएचपीसी का शेड बह गया। इससे बिहाली गांव को भी खतरा हो गया है। वहीं मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा नाले में बादल फटने के बाद काथी कुकड़ी और कसौल नाला में बाढ़ आ गई। कुल्लू की तीर्थन वैली में भी दोपहर बाद भारी बारिश हुई और 2 गाड़ियां नाले के तेज बहाव में बह गई। तेज बारिश के बाद सैंज घाटी बंजार में हॉर्न घाट, सोलंग नाला और पागल नाला में जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने टूरिस्ट और लोकल लोगों को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी है। आईएमडी ने बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई थी और आज कुल्लू में जो है 2 जगह बादल फटे हैं। तबाही के इस मंजर पर डालिए एक नजर। हिमाचल प्रदेश में आज मानसून की पहली आधिकारिक बारिश ने जमकर तबाही मचाई। खासतौर से कुल्लू घाटी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर सोलंग नाला के पास, मणिकर्ण घाटी में, सैंज वैली में, गड़सा घाटी और तीर्थन घाटी में अलग अलग जगहों पर बादल फटने से स्थानीय नदी नाले उफान पर चले गए। इनका पानी इतना बढ़ गया कि इनके रास्ते में जो भी आया वे उसको अपने साथ बहाते ले गए। मणिकर्ण घाटी में पहले ब्रह्मगंगा नाले में बाढ़ आई, उसके बाद ग्रहण नाला में जब बाढ़ आई तो वह कसोल में खड़ी गाड़ियों को पार्किंग में ही जलमग्न कर गई। उधर सैंज में जीप तिनकों की तरह बहती दिखी। ऊपर कुल्लू से ऊपर सोलंग नाला में बाढ़ ने अपने साथ पुल बहा दिए। 3 घरों के बह जाने की भी प्रशासन ने पुष्टि करी है और बाप बेटी समेत 3 लोग जो कि सैंज के रैला पंचायत से संबंध रखते हैं उनके भी बह जाने की सूचना है और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। अभी बारिश का दौर अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। ऐसे में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, अगर आप नदी नालों के आसपास आपके घर हैं तो आप सुरक्षित स्थानों पर चला जाएं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं थम जाती तब तक ये कहर शायद ही थमेगा। बारिश का ये तांडव अभी लगातार जारी है और बारिश की जो अलर्ट है वो भी अभी जारी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीबीएमबी प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल 2011 से अपने ही पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कभी पंजाब तो कभी हरियाणा अड़ंगे डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के 14 साल बाद भी हिमाचल को
एरियर नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पंजाब हरियाणा से हिमाचल के एरियर भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की मांग की। सीएम सुक्खू ने यह भी दो टूक कह दिया है कि बीबीएमबी से एरियर जब तक नहीं मिलता तब तक किशाऊ बांध पर भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बता दें कि किशाऊ परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत राजस्थान और यूपी को भी पानी मिलना है। सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने ये बात केंद्र सरकार से भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल अपने हक को यूं ही मरने नहीं देगा। क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आइए सुनिए। देखो, जो बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स है वो तकरीबन 2800-2900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जब सारे प्रोजेक्टों से भारत की राष्ट्रीय नीति ये है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कि 12% फ्री रॉयल्टी के तौर पर जो भी कंपनी, जो भी लोक उपक्रम पावर प्रोजेक्ट लगाता तो 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में सरकार को देता और 1% लाडा के रूप में देता। बीबीएमबी जब बना था उस समय हिमाचल प्रदेश वहाँ पंजाब का अंग हुआ करता था। 1951 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी। उस समय हमारे अधिकारों के प्रति हिमाचल की इतनी जागरूकता नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि जो 7.19% ज़मीन के रूप में शेयर है उसका तो हमको मिल रहा है, लेकिन जो फ्री रॉयल्टी वाली भारत सरकार ने बात रखी है, तो मैंने उस मुद्दे को उठाया है कि बीबीएमबी के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, 1% लाडा का मिलना चाहिए, क्योंकि जब एनएचपीसी 12% फ्री पावर दे रही है, एसजेबीएनएल से 12% फ्री पावर दे रही है, एनटीपीसी फ्री पावर दे रही है, तो बीबीएमबी प्रोजेक्ट तो फ्री हो चुका है। उस प्रोजेक्ट में अब जो रॉ मटेरियल पानी के रूप में बीबीएमबी यूज़ कर रहा है, तो उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि 12% फ्री पावर हमें मिलनी चाहिए, जो कि नेशनल पॉलिसी है। और बीबीएमबी कहाँ बना? बीबीएमबी हिमाचल की जगह में बना। लोगों को आज तक राजस्थान में पट्टे तक नहीं मिले। पूरा बिलासपुर हमारा इससे उजड़ गया, आज तक उनको कोई अधिकार नहीं मिले हैं। तो हम उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन अधिकारों के प्रति जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बीबीएमबी में हमें 12% फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और जो पावर प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा जो बने हैं, अगर वो फ्री मिल गए हैं तो हमारी जो नीति है 12, 18, 30 की, उसके अनुसार 40 साल बाद प्रोजेक्ट हिमाचल की सरकार को मिलना चाहिए। ये एक लंबी लड़ाई है, एक सोच विकसित करने की बात है। ये नहीं है कि ये कोई सरकार, ये एक जनता के अधिकारों की लड़ाई है। अगर हमें 12% फ्री रॉयल्टी और हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो 25 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट है 12, 18, 30 में हमें मिल जाते हैं, और 40 साल बाद कोई भी पावर प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है, जैसे एसजेबीएनएल का नाथवा झाकड़ी 40 साल बाद हमें वापस मिल जाता है, तो हम हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर अपने आप ही बन जाएगा। इस लड़ाई को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार लड़ रही है। हम भारत सरकार से सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो अधिकार किस रूप में मांग रहे हैं? मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिजली बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है? पानी है। पानी कहाँ से आ रहा है? हमारे जो 5 नदियाँ, खड्ड और छोटी नदियाँ, उनसे पानी आ रहा है। तो जब उनसे पानी आ रहा, उस पानी का उपयोग करके आप फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है। पानी से क्या बना? बिजली बनी। जब आप बिजली बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, तो क्या जहां हिमाचल की जगह से जहां से पानी आ रहा है, तो क्या लोगों का ये अधिकार नहीं बनता है कि जो नुकसान उस पानी के कारण उन्होंने इतने साल सहा, तो उन्हें क्या फ्री रॉयल्टी के रूप में बिजली नहीं मिलनी चाहिए? ये हमारी बात है, जो हम उनसे बार बार कानूनी तरीके से भी उठा रहे हैं और बार बार अपनी इस बात को उठाकर अपना अधिकार मांग रहे हैं। कब तक आप हिमाचल के लोगों के अधिकारों का हनन करते रहोगे? राजगढ़ क्षेत्र में 2 दर्जन छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में पच्छाद विधायक रीना कश्यप ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और आरोपी अध्यापक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक रीना कश्यप ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करती हैं, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या कुछ बोली विधायक रीना कश्यप, आइए सुनिए।
जो अभी हाल ही में मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ में स्कूली छात्रों के साथ अध्यापक द्वारा छेड़खानी करने का जो मामला सामने आया है, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उसी समय प्रशासन को इस अध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया था। और आज भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है। जो दोषी है वो इस समय पुलिस हिरासत में है और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा संस्थानों में इस तरह की हरकतें वो बर्दाश्त नहीं होगी। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी इस तरह की जो घटना है दोबारा ना हो। और इस घटना का मैं कड़ी निंदा करती हूँ और इस समय मैं पूरी बेटियों के साथ उनके परिवार के साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद। अगली खबर आपको झंडुता उपमंडल की ग्राम पंचायत सुनहानी के बरट गांव की बताते हैं, जहां पर खोले गए शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में शराब का ठेका न खोला जाए। ये गांव बेहद ही शांत है और शराब का ठेका खोलने से न सिर्फ नशे को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आपराधिक घटनाएं भी बढ़ेंगी। गांव वासियों ने तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और ठेका बंद करने की चेतावनी दी। झंडुता उपमंडल की ग्राम पंचायत सुनहाड़ी के बरट गांव में खोले गए शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत सुनहाड़ी के उप प्रधान विक्रम सिंह परवार और पुलिस थाना तलाई की एक टुकड़ी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को शांत करवाया। ग्रामीणों ने ठेके को तुरंत बंद करने की मांग उठाई और तहसीलदार कुनिका अर्श के माध्यम से उपमंडलीय अधिकारी झंडुता अर्शिया शर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं उचित कार्रवाई की मांग की। बरट के स्थानीय लोगों का कहना है कि बरट गांव एक छोटा, शांत और सांस्कृतिक रूप से सभ्य गांव है। हाल ही में गांव में खोला गया शराब का ठेका स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के रास्ते के निकट है, जिससे सामाजिक वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि ठेके से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा, जो महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने ठेके को तत्काल बंद करने की मांग की और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन को और तेज कर देंगे। समाज सुधार समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि इतना कौन सा पागलपन चढ़ गया है सरकार को। एक तरफ तो नशे के विरुद्ध बड़े बड़े भाषण देती है, बड़े बड़े हमने वो चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, और यहाँ पे गांव के बीच में ही ठेका शराब का खोला जा रहा है। साथ में ही स्कूल, नज़दीक प्राइमरी स्कूल है, साथ में छोटा स्कूल है, आंगनबाड़ी स्कूल है। यहाँ से सभी का आना जाना, सभी घर के औरतों का, बच्चियों का आना जाना लगा रहता है। और ये गांव का एक जो होता है सिस्टम बैठने का, रात के समय सभी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे बैठती हैं। यहाँ पे ठेका खोला जा रहा है। ये कौन सी नीति अपना रही है सरकार? तो मैं सरकार से अरदास करता हूँ और वो करता हूँ कि इसके विरुद्ध में इसको बंद किया जाए और यहाँ के लोगों को की सुनी जाए, नहीं तो घोर आंदोलन किया जाएगा। गांव में ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। ये जो है अवैध मतलब ठेका खुला हुआ है। पूरे गांव महिला मंडल सब इसके विरुद्ध है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको तुरंत बंद किया जाए। है जी, आज ही हम जाएंगे वहाँ एसडीएम के पास। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम किए। चंबा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चुराहा के विधायक हंसराज ने की। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा था और इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। क्या कुछ बोले हंसराज, सुनिए। पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी चैनल्स को। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, जिस संविधान को 1952 में लागू किया गया, जिस संविधान ने हर व्यक्ति को हर तरह से आज़ादी दी, व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी देना इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर व्यक्ति को हर तरह के अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन ये जो 70 का दशक था, इस दशक में जिस तरह से उस टाइम की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सत्ता जो है वो हिलनी शुरू हुई, उनको जब जेपी मूवमेंट से बहुत बड़ी थ्रेट लगनी शुरू हुई,
तो उनको लगा कि मुझे ही सत्ता में बने रहना चाहिए। तो सत्ता में बने रहना चाहिए, जो फिर हाई कोर्ट के प्रेशर उन पे चले हुए थे और जिस तरह से वो अदालतों में खींचती जा रही थी, उनको लगा कि मेरी सत्ता जो है वो एकदम ही चली जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिस तरह से अंग्रेज लोग करते थे कि रातों रात कई कानूनों को रद्द कर देते थे, कई कानून बना देते थे। ऐसा ही इंदिरा जी ने भी शुरू किया था। संविधान का 39वां, 40वां, 38वां इस तरह के संशोधन उन्होंने लगातार किए और जिनका अभिप्राय फिर ये निकला कि जब उनको अदालत ने 6 वर्षों के लिए जो है वो चुनाव ना लड़े, ऐसा उन पे आदेश थोपा गया, तो उनको लगा कि अब सत्ता जो है वो सदा के लिए कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी, तो मैं अपने आप को ठीक कर लूं। तो उसके लिए उन्होंने ये 25 जून का दिन चुना और 1975 को जो है इस देश को आपातकाल में झोंका। और दुर्भाग्य रहा इस देश का कि उस टाइम जो प्रेस थी, प्रेस की आज़ादी, उसको भी छीना गया। कई प्रेस रिपोर्टर्स मारे गए, लाखों लोगों की प्रेसों को बंद कर दिया गया और जिन्होंने भी इस आपातकाल के विरुद्ध बोला उनको जेलों में डाल दिया गया। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, उनके मुखिया, उन सबको अंदर भेज दिया गया और 2 साल इस देश ने वो भुगता जो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं भुगता था। तो जिस संविधान की कल्पना उस टाइम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी पूरी समिति ने की थी, उसकी हत्या जो है वो इंदिरा जी ने उस टाइम करी थी उस संविधान की। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम अपने युवाओं को जो आज़ादी का दौर भूले हैं और जो आज़ादी के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश का एक तरह से शोषण किया है, उसको लोगों तक, आमजन तक पहुंचाया जाए, युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। तो इसको काला अध्याय के रूप में और काले दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर जिले में मना रही है। और यहाँ हम लोग चंबा में भी इसको विशेष तौर से चुरा विधानसभा क्षेत्र को चुना गया था इसके लिए, और त्रिया जो हमारा कोटी मंडल है उसमें इसको रखा गया। सभी लोगों ने आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम नई जनरेशनों को, जो भावी पीढ़ियाँ हैं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस जब भी शासन में आती है, उनका कुशासन, कुतंत्र और लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हो सकती है, ये लोग बार बार करते हैं। तो ये चेताने के लिए हम लोग इस तरह से इस दिवस को मना रहे हैं आज। जिला मंडी के जोगिंदरनगर की बेटी अलीशा कटोच ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल सहित कई मेडल जीतकर लोहा मनवाया है। अलीशा कटोच का अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियन बनने तक का ये सफर कैसा रहा, देखिए इस रिपोर्ट। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदरनगर के तहत सामरट गांव की बेटी अलीशा कटोच ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल सहित कई मेडल जीते। अलीशा ने महज 16 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग की दुनिया में कदम रखा और आज भारत की शीर्ष महिला पैराग्लाइडिंग पायलट बनकर उभरी। ये सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है, जिसमें संघर्ष, जुनून और जीत की गाथा छुपी है। साल 2019 में अलीशा ने अपने जेब खर्च से बिना परिवार को बताए अपनी पहली पैराग्लाइडिंग उड़ान भरी। उसी दिन उन्हें उड़ने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उन्होंने इसे ही अपना सपना बना लिया। हालांकि ये राह आसान नहीं थी। आर्थिक तंगी और समुदाय से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण उन्हें एक समय पैराग्लाइडिंग छोड़कर भारतीय सेवाओं में शामिल होना पड़ा, ताकि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। साल 2022 अलीशा के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, जब भारत के जाने माने पैराग्लाइडिंग पायलट विजय सोनी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने अलीशा को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया, जो एक नई शुरुआत थी। अलीशा ने 2023 में अपनी पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और शानदार जीत हासिल की। ये वही दिन था जब उन्हें अपनी असली क्षमता का एहसास हुआ। तब से अलीशा हर साल कामशेत स्थित ऑरेंज लाइफ पैराग्लाइडिंग स्कूल में लगातार प्रशिक्षण ले रही हैं और अपने कौशल को निखार रही हैं। कजाकिस्तान की एक ही यात्रा में अलीशा ने 6 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक, 3 कांस्य पदक और 3 ट्रॉफियां अपने नाम की। ये भारतीय पैराग्लाइडिंग इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इन प्रतियोगिताओं के पुरस्कार समारोह में 6 बार भारतीय राष्ट्रीय गान विदेशी धरती पर बजाया गया, जिसने अलीशा को भावुक कर दिया और उन्होंने गर्व से भारत का प्रतिनिधित्व किया।
अलीशा आज देश और दुनिया में एक शीर्ष पैराग्लाइडिंग पायलट के रूप में उभरी हैं, जो भारत में महिला पैराग्लाइडिंग पायलटों में प्रथम स्थान और दुनिया भर की महिला पायलटों में 20वें स्थान पर हैं। वो इस स्तर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अपनी इस असाधारण उपलब्धियों का श्रेय अलीशा अपने कोच विजय सोनी को दिया है। अलीशा की इस जीत से परिवार, गाँव और पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। और मैं द्रामण गांव की रहने वाली हूँ। अभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई पैराग्लाइडिंग में कजाकिस्तान में। वहाँ पे 6 कंपटीशन थे और उसमें मेरे टोटल 6 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज और 3 ट्रॉफी मैं इंडिया के लिए लेके आई हूँ। और लास्ट ईयर भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी और मैं पहली भारत की महिला पायलट हूँ जो इंडिया का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड कप में किया था। और इस बार पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल कप में मैंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया के लिए मेडल लेके आई हूँ। और अभी मैं कामशेत जो महाराष्ट्र है वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ले रही हूँ पैराग्लाइडिंग की जो है। और जो विजय सोनी जो मेरे इंस्ट्रक्टर है वो मुझे सिखा रहे हैं। तो जो मैं एक्यूरेसी में पैराग्लाइडिंग का जो कंपटीशन था वो एक्यूरेसी था, जो स्पोर्ट लैंडिंग का होता है। तो उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और आगे भी कर रही हूँ। अपने मम्मी पापा के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। बेसिकली मैं नाना नानी के पास रहती हूँ बचपन से, तो मैं ज़्यादा टाइम अपने नाना नानी के पास ही रही हूँ, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया था। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि ये जो गेम है ये लड़कों का है, पहले बोला जाता था। और स्पेशली हिमाचल में और गांव में ये लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो सब लोग मुझे मना कर रहे थे कि ये गेम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो टैंडम फ्लाइंग करते हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो पैराग्लाइडिंग है ये स्पोर्ट्स भी है। बड़ी हर्ष की बात है और हमें खुशी है कि आप हमारे इलाके की एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपके मम्मी पापा को सभी को थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।